अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है वो 20वीं सेंचुरी के एक फ़ेमस राइटर हैं D.H. लॉरेंस। उनका एक नावल है सन्स एंड लवर्स, हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो है सन्स एंड लवर, ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, ठीक है। और इसमें जो मेन करेक्टर है वो है पॉल मोरेल। अब पॉल मोरेल जो है वो मिस्टर एंड मिसिज़ मोरेल जो हैं उनके बेटे हैं। एक यंग मैन है जो इंग्लैंड में रहते हैं और एक वर्किंग क्लास फैमिली जो है उससे बिलोंग करते हैं। मतलब इसके फादर जो हैं वो वर्किंग क्लास आदमी हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन थीम्स इस नावल में एक्सप्लोर होते हैं वो होते हैं थीम्स ऑफ लव, फैमिली एंड सोशल क्लास। लव, फैमिली एंड सोशल क्लास इस तरह से कि इस नावल में जो मेन थीम है वो फैमिली का है। मतलब कि जो होल नावल है, थ्रू आउट द नावल हम देखते हैं कि इसमें फैमिली और उसके जो डायनामिक्स हैं, जो फैमिली का रिलेशनशिप है दूसरों के साथ, उसको शो करवाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम D.H. लॉरेंस का जो है ना वो एक लिटिल बिट जो है वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वो इस तरह से हमें पता है कि एक इंसान की लाइफ में यूजुअली 3 स्टेप्स होते हैं। एक उसकी अर्ली लाइफ, उसके बाद उसकी एजुकेशन और उसके बाद उसकी लेटर लाइफ, जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ भी कहते हैं। वो इनकी जो अर्ली लाइफ थी D.H. लॉरेंस की, ये इंग्लैंड में पैदा हुए। इनके जो फादर हैं वो एक कोल माइनर थे। आप कह सकते हैं कि उनकी जो जॉब थी वो एक बहुत लो क्लास टाइप की जॉब थी। और इनको जो है एक डिफ़िकल्ट टाइप का जो इनका ये एक कम्प्लेक्स जो है वो इनका लाइफस्टाइल था, बिकॉज ऑफ डैड के ये बहुत ज़्यादा गरीब थे, ओके। उसके बाद अगर हम इनकी एजुकेशन को देखते हैं तो इनकी एजुकेशन में इन्होंने जो अपना स्कूलिंग है और जो अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो हासिल की थी वहीं के एक लोकल स्कूल से, इंग्लैंड के, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट किया था और ड्यूरिंग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के इन्होंने जो है वो थोड़ी बहुत राइटिंग लिखना स्टार्ट की थी। ज़्यादा नहीं, एज अ प्रैक्टिकल करियर नहीं, लेकिन उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद अपनी जो एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद इन्होंने सबसे पहले बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की थी, ये शौकीन थे ट्रैवलिंग के। और उसके बाद इन्होंने लिखना स्टार्ट किया एज अ मॉडर्निस्ट राइटर। जैसा कि आपको पता है कि जो 20वीं सेंचुरी के राइटर्स हैं वो मॉडर्निस्ट राइटर कहलाते हैं। ये भी 20वीं सेंचुरी के थे, तो इनको भी हम मॉडर्निस्ट जो राइटर है वो कह सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं मोरल फैमिली, जिसके रिलेटेड ये पूरा नावल रिवॉल्व करता है, उसको देख लेते हैं। और उनके जो डायनामिक्स हैं, उनका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेरेंट्स का रिलेशनशिप, मतलब कि मिस्टर एंड मिसिज़ मोरल का जो रिलेशनशिप है हम वो देखेंगे। अब जो मिस्टर मोरल हैं, जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, ये एक कोल्ड टाइप की पर्सनैलिटी इनको शो करवाया गया है। मतलब कि अपने जो फैमिली है उसके साथ ज़्यादा अटैच्ड नहीं है। इनकी जो वाइफ हैं उनके साथ, या इनके जो बच्चे हैं पॉल हैं या विलियम मोरल हैं, या बाकी इनके जो बच्चे हैं उनके साथ ये अटैच नहीं हैं। उसके बाद सेकंड में दिखाया गया पॉल मोरल की पर्सनैलिटी। अब पॉल जो है ये मेन कैरेक्टर, इसकी पर्सनैलिटी दिखाई गई है कि इसका रिलेशनशिप कैसा है अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर के साथ। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और हमेशा से अपना रास्ता इस तरफ चूज़ करते हैं जहाँ पर ये इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। उसके बाद सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। अब पॉल का रिलेशनशिप उसके फैमिली के साथ या उसके सिबलिंग्स के साथ या उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है। या जो इसकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं उनके साथ जब आप आगे स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरह से इसका रिलेशनशिप जो है वो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। उसके बाद सबसे पहले हम जो है ना वो मेजर कैरेक्टर्स देख लेते हैं इस नावल में। जब हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें स्टोरी की ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, ओके। सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है वो गेर्ट्रूड मोरल। अब गेर्ट्रूड मोरल जो है ये मदर ऑफ़ दी मोरल फैमिली हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट शो करवाई गई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मैनिपुलेटिव हैं, लेकिन जो है ये अपनी शादी के साथ अनहैप्पी हैं। ये वाल्टर मोरल जो इनके हस्बैंड हैं उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और ये अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और अपना सारा जो टाइम है वो अपने बच्चों के साथ और उनको साथ मोहब्बत करने में गुजारती हैं। अपने हस्बैंड में इनको कोई ख़ास जो है वो इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद वाल्टर मोरल जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, मोरल फैमिली के, और गेर्ट्रूड मोरल के जो हस्बैंड हैं और पॉल मोरल के फादर हैं, ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जिस तरह से एक नेगेटिव कैरेक्टर का इंसान होता है वो शो करवाया गया है। और इनकी जितनी भी आमदन होती है, ये जो भी कमाते हैं उसमें से ज़्यादा हिस्सा जो है शराब नोशी में लगाते हैं और अपनी बीवी को भी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। मतलब कि राइटर ने उनको एक जाहिल अजड़ किस्म का जो इंसान होता है ना वो शो करवाया गया है। दूसरी तरफ उन्होंने मिसिज़ मोरल जो है ना उसको एक तहज़ीब याफ़्ता ख़ानदान से शो करवाया कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। और वो हालांकि शादी से पहले जो गेर्ट्रूड मोरल है वो वाल्टर मोरल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। और लेकिन जब बाद में जब बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा उनकी शख्सियत को, तो वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी अपने हस्बैंड की तरफ। तो उसके बाद पॉल मोरल है हमारे पास।
जो पॉल मोरल है ये मेन कैरेक्टर है नॉवल का, ठीक है। इस नॉवल में ये है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव शो करवाया गया है पॉल मोरल को, और इसका जो रिलेशनशिप है इसकी मदर के साथ वो एक पॉजिटिव वे में शो करवाया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता था अपनी मदर के साथ, और फादर के साथ बहुत ज़्यादा नफरत, इतनी नफरत करता था कि अपने फादर के मरने की दुआ करता था। उसके बाद अगर हम मिरियम को देख लें तो मिरियम जो है ये पाउल की जो है ना वो लवर है, और ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल शो करवाई गई है। लेकिन इनके दरमियान कुछ गैप्स होते हैं जिसकी वजह से इनका रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, और जो मेन रीज़न होती है इनके रिलेशनशिप को टूटने की, इनके ब्रेकअप की, वो होती है कि जो इनकी मदर होती हैं मिसिज़ मोरल, वो नहीं चाहती कि उनका बेटा उनके अलावा किसी और से मोहब्बत करते हैं, किसी और औरत से। तो वो जो इन दोनों के दरमियान जो है वो इनका जो रिलेशनशिप होता है उसको ज़्यादा देर तक नहीं रहने देती, और वो पॉल पे ये चीज़ जो है ना वो लागू कर देती हैं कि वो मिरियम के साथ अपना ब्रेकअप कर ले। तो जिसके तंग आकर जो पॉल है वो अपना ब्रेकअप जो है ना वो कर लेता है मिरियम के साथ। उसके बाद फिर पॉल को एक और लड़की पसंद आती है, क्लारा। अब क्लारा जो है ये D.H. लॉरेंस ने शो करवाई है एक मैरिड औरत, लेकिन जो है ये इसको पता है अपने रूल्स का, रेगुलेशंस का, वो इस तरह से कि ये अपने शोहर से अलग ज़िंदगी बसर कर रही होती है। लेकिन पॉल जब इसे शादी की पेशकश करता है तो वो अपने हस्बैंड से, जो इसका पहला हस्बैंड होता है, उससे डाइवोर्स भी नहीं लेती, बल्कि बस वो ऐसे ही इसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहती है। और अब जो मिसिज़ मोरल हैं वो इसके भी ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। वो दोबारा से पॉल को यही कहती हैं कि आप इसके साथ जो है ना मोहब्बत नहीं कर सकते। उसके बाद विलियम मोरल जो है, विलियम मोरल ये पॉल मोरल के बड़े भाई हैं, बड़े भाई, ठीक है। सबसे पहले जब वाल्टर मोरल की और गेटरूड मोरल की शादी के कुछ अर्से बाद सेपरेशन हो जाती है, तो गेटरूड मोरल जो है वो अपना ज़्यादा टाइम जो है वो विलियम मोरल के साथ गुजारती हैं और उसके साथ ही रहना चाहती हैं। लेकिन फिर यूँ होता है कि विलियम मोरल जो है इनको एक बीमारी लगती है और ये फोत हो जाता है, तो फिर जो गेटरूड मोरल है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉल के साथ मोहब्बत करने लग जाती हैं। लेकिन सबसे पहली मोहब्बत जो गेटरूड की है वो उसका सबसे बड़ा बेटा विलियम मोरल है। उसके बाद अब हम शॉर्ट सी समरी देख लेते हैं नॉवल की। सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आप इन पॉइंट्स को याद रख के जो है ना वो नॉवल को याद करते हैं, स्टोरी को, समरी को याद करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। पहला पॉइंट है पॉल का चाइल्डहुड। अब पॉल का जो चाइल्डहुड है वो कोई ख़ास अच्छा नहीं गुजरा था, बल्कि एक कम्प्लेक्स किस्म का जो था ना वो इसका चाइल्डहुड था वो इस तरह से कि इसका हमेशा से इसने अपने फादर और अपने मदर के दरमियान, इनके रिलेशनशिप के दरमियान टेंशन देखी थी, और उसने हमेशा से देखा था कि इसकी मदर और फादर की हमेशा से लड़ाई होती, इसकी वजह से इनका जो बॉन्ड था वो कोई ख़ास अच्छा नहीं था। उसके बाद अब मिरियम एंड क्लारा जो पॉल की गर्लफ्रेंड्स थी, उनके साथ इसका रिलेशनशिप भी अच्छा शो नहीं करवाया गया। वो इस तरह से कि जो पॉल है वो एक इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, लेकिन इसकी जो मदर है गेटरूड मोरल वो इसको इंडिपेंडेंट नहीं रहने देती। वो चाहती हैं कि वो किसी से भी मोहब्बत ना करे, बस सारी ज़िंदगी जो अपनी मदर के साथ गुजार दे। उसके बाद पॉल का आर्टिस्टिक जर्नी शो करवाया गया है। पॉल जो है वो आर्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता होता है, और इसकी आर्ट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ शो होती है वो इसका बचपन का जो मतलब बचपन का जो भी इसकी टेंशन्स होती हैं, जो इसकी इमोशंस होते हैं, वो अपनी आर्ट में वो चीज़ शो करवाता है। या जो उसका अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप, या मिरियम एंड क्लारा के साथ जो रिलेशनशिप होता है वही शो करवाया जाता है, फैमिली की स्ट्रगल को शो करवाया जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है पॉल्स ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फिर क्या होता है कि जब पॉल थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसको समझ आती है ड्रॉबैक्स हर चीज़ के, तो वो जो है ना वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो जो है ना वो इंडिपेंडेंस की तरफ अपने आप को मूव करना शुरू कर देता है। मतलब वो देखते हैं कि वो किस तरह से इंडिपेंडेंट हो सकता है और ये सारी चीज़ें। उसके बाद पॉल का रिलेशनशिप देख लेते हैं उसकी मदर के साथ सबसे पहले, क्योंकि उसकी मदर के साथ रिलेशनशिप था। उसके फादर के साथ उसकी जब से सेपरेशन हुई थी वो मुलाकात भी नहीं कर सका था। उसकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती हैं। वो हमेशा यही चाहती हैं कि पॉल जो है वो सुनी के साथ रहे, किसी और औरत के साथ ना रहे। उसके बाद बाउंडेड बाय लव, वही बात कि वो हमेशा यही चाहती हैं कि उनके बेटे की ज़िंदगी में किसी और औरत को ना आए, वो अपनी मोहब्बत को किसी और से तकसीम नहीं करना चाहती, और वो हमेशा पॉल को जो है वो बाउंड करके रखती हैं। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है इसका वो है ओडिपल कम्प्लेक्स। ओडिपल कम्प्लेक्स एक तरह से एक एस्पेक्ट होता है, इसमें ये होता है, ये इस चीज़ को कहा जाता है कि जिसमें एक जो बच्चा है, जो औलाद है, वो अपने ऑपोजिट जेंडर का जो पेरेंट होता है उसके साथ ज़्यादा मोहब्बत करता है। जैसे एक बेटी अपने बाप के साथ, एक बेटा अपनी माँ के साथ। इधर ओडिपल कम्प्लेक्स शो करवाया गया पॉल का और उसकी मदर जो मिसिज़ मोरल है उनके साथ, कि पॉल जो है वो सारी ज़िंदगी इमोशनली अटैच होता है वो अपनी मदर के साथ, और उसके फादर के साथ वो उल्टा नफरत करता है, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट है वो है अंडरलाइंग टेंशन इस तरह से होती है कि सबसे पहले वो अपनी फैमिली में छोटे वक्त अपने पेरेंट्स के दरमियान टेंशन देखते हैं, फिर जब वो बड़ा होता है तो उसकी माँ जो है हमेशा उसको बाउंड करके रखती है और उसे शादी नहीं करने देती, और उसकी शादी के रास्ते में एक बड़ी रुकावट जो होती है वो उसकी माँ ही होती है, जिसकी वजह से राइटर ने इसको एज अ टेंशन शो करवाया कि किस तरह वो हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहता है, लेकिन उसकी माँ हमेशा
उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहती होती है। पॉल का रिलेशनशिप अगर हम देखें मिरियम के साथ और क्लारा के साथ, वो इस तरह से था कि मिरियम से वो सबसे पहले मोहब्बत करने लगा था। तो मिरियम जो थी ये क्रिश्चियन थी और बहुत डिवोटिव थी और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थी ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब लॉयल होती है, ये चाहती है अपना रिलेशनशिप पॉल के साथ शादी करना चाहती है। लेकिन फिर वही बात कि इसकी मदर जो है वो, पॉल की मदर, इनके दरमियान जो है ना वो शादी नहीं करने देती मिरियम के साथ। हालांकि पॉल जो है वो मिरियम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन जब जो मिसिस मोरेल है वो मरियम के ख़िलाफ़ हो जाती हैं। वो समझती है कि मरियम जो है मतलब ये जो है ये इसके बेटे को इससे दूर कर देगी। इसी वजह से जो पॉल होता है ना वो मरियम के हवाले से कोई ख़ास वाज़ेह रवैया नहीं अपनाता और उसको कुछ अर्से के बाद छोड़ देता है। उसके बाद क्लारा जो होती है, क्लारा एक मैरिड औरत होती है और ये अपने शौहर से जो है ना एक अलहदा ज़िंदगी बसर कर रही होती है। इसने सेपरेशन ली होती है और पॉल इसे भी शादी की पेशकश करता है, लेकिन अभी इसने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं ली होती है। और मेन रीज़न जो इनकी शादी ना होने की होती है मतलब पॉल की और क्लारा की, वो यही होती है कि जो इसकी मदर होती है पॉल की, मिसिस मोरेल, वो कभी भी इस शादी को नहीं होने देती है। वो हमेशा इस शादी के भी ख़िलाफ़ होती हैं और वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ही नहीं करती। कंट्रास्टिंग लव यहाँ पे इस तरह से शो करवाया गया कि फ़र्स्ट टाइम जब पॉल मोहब्बत करता है मिरियम के साथ और सेकंड टाइम क्लारा, ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ की मालिक होती हैं। जो मिरियम है वो एक इंटेलेक्चुअल टाइप होती है और धोखेबाज नहीं होती। क्लारा जो है वो थोड़ी सी इस तरह से होती है कि चूँकि वो पहले एक दफ़ा अपने हस्बैंड के साथ एक बुरी लाइफ गुजार चुकी होती है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से राइटर ने ये शो करवाया कि दोनों दफ़ा अगर पॉल को किसी लड़की के साथ उसने शादी करना चाहिए तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज़ की मालिक थी, ठीक है। मतलब उनका जो आपस में नेचर थी वो बहुत ज़्यादा अपोजिट थी। उसके बाद जो मेन थीम्स आते हैं इस नावल में वो है थीम्स ऑफ लव, फैमिली एंड सोशल क्लास। लव इस तरह से कि इस नावल में रोमांटिक लव को भी शो करवाया गया है, ठीक है, और उसके बाद फैमिली लव को भी शो करवाया गया है, या फिर जो लव बिटवीन फ्रेंड्स या सिबलिंग्स होता है वो शो करवाया गया है। रोमांटिक लव इस तरह से कि जैसे पॉल का रिलेशनशिप या उसके बड़े भाई विलियम का रिलेशनशिप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, और फैमिली लव इस तरह से कि इसकी मदर का रिलेशनशिप और ये इसकी मदर का इसके हस्बैंड का, मदर का अपने हस्बैंड के साथ कैसे रिलेशनशिप था वो शो करवाया गया, जिसको हम फैमिली लव कह सकते हैं, फेमिलियल लव। उसके बाद फैमिली, जो इसका एक मेन थीम है, सन्स एंड लवर्स का जो मेन थीम है वो फैमिली है कि किस तरह जो फैमिली है वो एक दूसरे के साथ उनके दरमियान क्या कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ये उनके रिलेशनशिप में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं वो शो करवाए गए हैं। और ज़्यादातर इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आज तक हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है सोशल क्लास। अब सोशल क्लास इस तरह से है कि जैसे अब पॉल है वो एक वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसके फादर जो है वो भी एक वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और D.H. लॉरेंस जो राइटर है उसके फादर भी एक वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वे कोल माइनर होते हैं। आपको मैंने स्टार्ट में D.H. लॉरेंस का जो इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब पॉल जो है वो उसके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो ज़्यादा जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता और ना ही वो अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर या अपनी मदर के ख़िलाफ़ जाकर कहीं शादी कर सकता है, क्योंकि वो अपनी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो इतना अमीर नहीं होता कि वो अलग से अपनी फैमिली बना सके या अलग से रह सके, ठीक है। इसीलिए उसको बाउंड होकर रहना पड़ता है और अपनी मदर की, अपनी फैमिली की बातें मानना पड़ती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं सिंबोलिज्म इस नावल में। इस नावल में जो एक मेन सिंबल जो यूज़ किया राइटर ने वो सन का यूज़ किया। अब सन किस तरह से कि जिस तरह सन हम देखते हैं सूरज को कि वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम में रहता है, वो चमकता है तो अपनी मर्ज़ी से चमकता है। ये नहीं होता कि अगर कोई उसको रोकता है कि यहाँ ना चमको तो वहाँ नहीं चमकता, वैसा तो कुछ नहीं होता ना, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से करता है। तो जो पॉल है वो भी यही चाहता होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे और उसको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। उसके बाद सेकेंड जो इसमें सिम्बोलिज्म यूज़ की गई है वो है बर्ड्स की। बर्ड्स इस तरह से कि जिस तरह परिंदे हैं वो आज़ादी से घूमते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता, वो जहाँ जाना चाहें वो जा सकते हैं, उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। इसी तरह पॉल भी चाहता होता है कि वो फ्री ऑफ लिमिटेशंस हो, उसको कोई रोकने वाला ना हो, क्योंकि उसकी मदर जो है वो हमेशा उसको बहुत रोकती हैं कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उसके बाद माइंस आ जाता है। माइंस जो है ये रिप्रेजेंट करता है सफोकेटिंग पीपल को, पॉल की वर्किंग क्लास को शो करवाता है या उसका जो बैकग्राउंड है उसको शो करवाता है। माइंस में ये चीज़ शो करवाई गई है। उसके बाद जो 4 पॉइंट है वो ट्रीज़ का आ जाता है। अब ट्रीज़ जो हैं वो सिंबलाइज़ करते हैं साइकिल ऑफ लाइफ को, ग्रोथ को। जैसे कि एक पौधा होता है, वो पहले पौधा होता है, फिर वो एक बड़ा पौधा बनता है, फिर वो दरख्त बनता है। मतलब कि उसका रिलेशनशिप सबसे पहले ह्यूमन के साथ रिलेशनशिप कैसे होता है, ये इन्वायरमेंट के साथ। जैसे देखने में एक जो दरख्त होता है वो अकेला होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे वो इन्वायरमेंट के साथ, ज़मीन के साथ, आसमान के साथ, मौसम के साथ कनेक्टेड होता है। इसी तरह पॉल का जो रिलेशनशिप है वो भी
यही चाहता होता है कि उसका रिलेशनशिप एक अच्छा हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट हो और वो हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़े। मतलब अगर वो पहले इतना कामयाब नहीं है, वो मेहनत करे और वो कामयाब हो सके, या वो अपने रिलेशनशिप में कामयाब हो सके, या ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में। लास्ट पे हम इसकी क्रिटिकल रिसेप्शन देख लेते हैं सन्स एंड लवर्स की। सबसे पहले क्रिटिकल एक्लेम, इसका एक पॉइंट है, ये था 1913 में ये रिलीज़ हुआ था और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था इसके क्योंकि राइटर ने इसमें जो पोर्ट्रे किया था वो फैमिली को किया था, फैमिली के डायनामिक्स को, फैमिली के रिलेशनशिप को उसने इसमें शो करवाया था। उसके बाद सेकंड पॉइंट है लिटरेरी सिग्निफिकेंस। अब लिटरेरी सिग्निफिकेंस इस तरह से थी कि एक मॉडर्निस्ट राइटर था 20th सेंचुरी का, तो इसके बाद जो राइटर आए थे, मतलब D.H. लॉरेंस के बाद जो राइटर्स आए थे, उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू किया था, इसकी राइटिंग्स के अकॉर्डिंगली लिखना शुरू किया था, क्योंकि जो रीडर्स थे उस वक़्त के, उन्होंने इस जो राइटिंग थी सन्स एंड लवर्स, इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास इंड्योरिंग पॉपुलैरिटी। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था बिकॉज ऑफ डैट के जो राइटर्स थे, जो बाकी राइटर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, या जो बाकी आने वाली जनरेशन थी उन्होंने इस बिकॉज ऑफ द थीम्स ऑफ लव, फैमिली, आइडेंटिटी, और ये सारे के सारे जो है यूनिवर्सल थीम्स हैं और ये जो भी राइटर यूज़ करता है इसको पसंद किया जाता है, तो इसीलिए बाद में आने वाले राइटर्स ने इसको यूज़ किया था। अडाप्शन इसकी तरह से हुई थी कि जब ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था राइटर, मतलब ये वाला नॉवल जो था D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, तो बाद में फिर इसको एज अ मूवी जो है वो रिलीज़ किया गया था। तो ये थी इसकी थोड़ी सी समरी। और D.H. लॉरेंस इसमें बेसिकली यही दिखाता है कि माँ का रिलेशनशिप, अब माँ असल में अपने बेटों की महबूबा भी होती है, जो किसी भी तरह एक औरत की तरह, मतलब जैसे एक औरत होती है, माँ भी एक औरत होती है, वो अपनी मोहब्बत को तकसीम नहीं कर सकती, चाहे वो उसके बेटे क्यों ना हो। तो ये लेकिन इस अमल में वो जो ड्रॉबैक दिखाता है D.H. लॉरेंस, वो ये दिखाता है कि इस अमल से बेटे की ज़िंदगी बर्बाद होती है। जैसे पॉल की ज़िंदगी बर्बाद हुई कि वो दोनों औरतों के साथ ही, पॉल क्लारा और मिरियम के साथ वो अच्छा एक रिलेशनशिप कायम ही नहीं कर सका। अब वो नफ्सियाती तौर पर किसी औरत से मोहब्बत कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो बाउंड था अपनी मदर के लिए। तो ये चीज़ें उन्होंने ड्रॉबैक्स दिखाई कि किस तरह से अगर कोई किसी मदर का अगर कोई ऐसा नेचर होगी जिस तरह से मिसिस मोरेल की थी, तो उसके ये ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, और ये फैमिली अगर इस तरह की हो तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। ये एक सिंपल सा नावल था। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ये कोई ऐसा नावल जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया, आप मुझे उसका बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो भी जो है ना वो कवर करूँ। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।